दो टॉपिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला टॉपिक होगा औसत और उसके बाद अनुपात। तो ये तो बेटा प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न तो काफी सरल है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वर्गों का औसत भी अगर आपसे पूछता है, सपोज कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आप बताइए, तो इसे भी आप फॉर्मूले से बहुत आसानी से बता सकते हैं। किस प्रकार से? अनुपात का प्रयोग दूसरे टॉपिक्स में भी बहुत होता है, जैसे समय चाल दूरी पे हो सकता है, दो अलग अलग वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा सकता है। अनुपात का प्रयोग आयु के प्रश्न में, साझेदारी के प्रश्न में, मिश्रण के प्रश्न में, या आप कह सकते हैं एलिगेशन के अप्रोच में, इन तरह के प्रश्नों में काफी देखा जाता है। आप सभी को मेरा नमस्कार। दृष्टि आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम दो टॉपिक रिवाइज करेंगे, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की क्लास में हम दो टॉपिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला टॉपिक होगा औसत और उसके बाद अनुपात। तो एक एक करके दोनों ही टॉपिक को समझते हैं बेटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे रेलेवेंट है और आपको किस तरह की तैयारी रखनी होगी। शुरुआत करेंगे बेटा औसत के साथ में। शुरुआत करेंगे औसत टॉपिक के साथ में। देखिए बेटा, अगर औसत टॉपिक पे बात करूं, औसत जिसे हम एवरेज कहते हैं, औसत टॉपिक का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ है? औसत टॉपिक को बेसिक से आपने स्टार्ट किया होगा, क्लास 6-7 में आपने पढ़ा होगा औसत टॉपिक। अब आगे चल के आप देखेंगे कि बोर्ड प्रश्न पूछ रहा है औसत पे, और औसत को अनुपात के साथ संबंधित भी कर रहा है, प्रतिशत के साथ भी संबंधित कर रहा है। तो वहां तक पहुंचने के लिए औसत को बेसिक से समझना जरूरी है। तो बेसिक से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले औसत यानी एवरेज का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है। औसत, जिसे हम साधारण भाषा में समानांतर माध्य भी कह सकते हैं, माध्य भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है औसत बराबर कुल पदों का योग, या फिर आप कह सकते हैं कि कुल राशियों का योग, दोनों ही बात कह सकते हैं। कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। अगर अंग्रेजी में बात करें तो औसत यानी एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। शॉर्ट में हम किस तरह से लिखते हैं? हम लिखते हैं एवरेज बराबर योग बटा एन। देखिए बेटा, ये तो बेसिक फॉर्मूला हुआ, लेकिन बेसिक ही नहीं पता होगा, जब नींव ही कमजोर होगी तो इमारत मजबूत कैसे होगी। तो हमें बेसिक से समझना जरूरी है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है औसत पे। जिस तरह से औसत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से औसत में जो पद है उनका योग भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो एवरेज बराबर योग बटा एन अगर आपको पता है, तो यहां से आपको यह भी जानकारी मिल जाती है कि योग बराबर एन गुणा औसत यानी कि एवरेज। तो ये आपकी जानकारी में हो गई। देखिए बेटा, बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे कि बेसिक क्वेश्चंस क्या हैं। औसत के कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले जैसे ये सवाल आपके पास स्क्रीन पे है, यदि 27, 12, 18, 31 x 9 का औसत 20 है, x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में देखिए औसत की जानकारी दी गई है, ठीक है। औसत की जानकारी दी गई है और आपको x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? अभी आपने फॉर्मूला देखा, आपने फॉर्मूला देखा कि भाई औसत बराबर योग बटा n। अब इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि औसत की जानकारी आपके पास है, ठीक है, औसत की जानकारी है। योग में यानी कि जितने भी पद दिए उनमें से एक पद की जानकारी नहीं है। तो आप कैसे हल करेंगे? तो औसत की जगह पे आपने 20 रख दिया, जितने भी पद हैं उनको आपस में जोड़ लिया, 27,
प्लस 12 प्लस 18 प्लस 21 प्लस x प्लस 9 बटे में कुल पदों की संख्या लिख दी आपने, 1 2 3 4 5 6। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो 20 छके 120 आपको मिलेगा। 120 बराबर, यहां जोड़ेंगे, देखिए बेटा 31 और 9 को जोड़ेंगे, इकाई स्थान को ध्यान रख के जोड़ेंगे, तो 31 और 9 40 हो जाएगा। इसके बाद 18 12 30 हो जाएगा। तो यहां से आपको जोड़ने पे 30, तो यहां से 40 मिल रहा है, यानी कि ये दोनों का योग हो गया 70। 70 और 27 97 हो गया, और 97 प्लस x बराबर 120 है। तो x का मान कितना हो जाएगा 23, यानी जिस x की तलाश थी उसका मान है 23। ठीक है, अब देखिए बेटा ये तो खैर बेसिक क्वेश्चन हो गया, एकदम बेसिक प्रॉब्लम हो गया, लेकिन यहाँ पे बेसिक से ही कुछ चीजों को समझना है। कैसे? अगर आपके पास भिन्न पद दिए गए, उदाहरण के तौर पे 23 है, 12 16 9 44 और 26 ले लीजिए, ठीक है ना, 26 ले लीजिए। अब यहां पे आपसे औसत पूछा जाए तो औसत क्या होगा? औसत देखते हैं, यहां पे कुल पदों की संख्या कितनी हो गई? ये पहला ऑब्जर्वेशन, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है, तो 6 ऑब्जर्वेशन हो गए। अगर हम योग देखें तो देखिएगा 23 12 35, 16 9 25, 35 और 25 60 हो गए, और 44 और 26 70 हो गए। 60 और 70 जुड़कर 130 बन गए। तो 130 बटा 6 कीजिएगा तो आपको औसत मिल जाएगा, जो भी औसत निकल रहा है ना, वो मिल जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे बात समझिए कि औसत का मान जितना भी मिल रहा है, यदि आप सभी पदों में समान संख्या का जोड़, गुणा या भाग करते हैं तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले जो हमने प्रश्न देखा, यह प्रश्न तो साधारण प्रश्न था। अब इसके बाद हम लोगों को यह समझना होगा कि समान संख्या से जोड़, घटाव, गुणा, भाग से क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि समान संख्या का प्रभाव देखते हैं। यदि आपके पास पूर्व औसत मौजूद है ना, आपके पास पूर्व औसत मौजूद है जो कि सपोज 20 है, ठीक है, पूर्व औसत जो है आपके पास 20 है, और कुल पदों की संख्या आप मान लीजिए कि n बराबर 4 है, ठीक है, क्लियर? यदि सभी पदों में 5-5 अंक जोड़ दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको समझना है कि नया औसत जो भी होगा वो यदि समान संख्या का जोड़ हो रहा है तो नया औसत पूर्व औसत के साथ उसी संख्या का गुणा होगा। पूर्व औसत गुणा समान संख्या, जो भी संख्या जो है यहां पे आप समझिए, यहां पे मैंने लिख दिया m। अगर यहां पे अगर गुणा होगा तो गुणा होगा, जोड़ होगा तो जोड़ होगा, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट पे है ना, इसी कंसेप्ट पे एक उदाहरण भी देख लेते हैं। अगर सपोज 30 और 40 इनका औसत हम प्राप्त करें तो औसत क्या आएगा? 15 25 40, 40 80, 80 30 110, 110 और 10 120, तो औसत हमें 120 योग हो गया बटा 5 करेंगे 24 मिलता है, ठीक है। यदि हम सभी पदों में 6-6 संख्या जोड़ देते हैं, सभी पदों में 6-6 संख्या जोड़ देते हैं, यानी कि ये अब 10 और 6 16 बन जाए, 15 6 21 बन जाए, 25 6 31 बन जाए, 30 6 36 और 40 6 46 बन जाए। देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए
6 6 6 5 बार जोड़ने पे संख्या 30 बढ़ गई है। पूर्व योग जो था, पुराना योग जो था 120 था, 120 में आपने 30 जोड़ दिया, तो नया योग क्या हो गया है? नया योग बराबर 120 प्लस 30 यानी कि 150 हो गया है। तो नया औसत क्या हो जाएगा ना, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? 150 बटा 5 यानी कि 30। आप देख सकते हैं कि नया औसत भी, नए औसत में भी वृद्धि हुई संख्या 6 से। तो यहाँ पे क्या आपको जानकारी मिल रहा है? आपको जानकारी मिल रहा है कि यदि समान संख्या से जोड़ा जाए तो औसत में भी उसी संख्या का वृद्धि होगा, समान संख्या से गुणा किया जाए तो औसत में भी उसी संख्या का गुणा हो जाएगा, भाग भी हो सकता है, अगर भाग करें, घटाना हो तो घट जाएगा। इसी कंसेप्ट पे हमारा एक PYQ है बेटा, जो 2011 का है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा, अपने प्रथम 3 परीक्षणों में किसी छात्र का औसत प्राप्तांक n अंक है, तब n अंक उसे प्राप्त हुआ। अब n कुछ भी हो सकता है, 40, 50, 30, 32 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे लिखा है कि यदि वे चौथे परीक्षण में पिछले औसत प्राप्तांक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, चौथे में क्या है, 20 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है, तो चौथे में अगर वो 20 अंक अधिक प्राप्त कर रहा है तो यहाँ पे समझिएगा कि 4 पदों में 20-20 अगर बढ़ जाए तो 5-5 बढ़ जाएगा, तो नया औसत क्या हो जाएगा? n+5। समझे? क्योंकि 20 अगर टोटल बढ़ रहा है, जिस तरह से पिछले प्रश्न में जो मैंने उदाहरण दिया उसमें 30 बढ़ रहा था, इसमें 20 बढ़ रहा है, तो 20 को आप देखिए यहाँ पे, अगर पदों की संख्या 4 हो रही है तो भाग देने से 5 मिलेगा, 5 जुड़ जाएगा इस तरह से। तो यानी कि औसत का पहला कंसेप्ट साधारण जो प्रश्न होते हैं या साधारण फॉर्मूले पे वो आपसे बन जाएगा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे समान संख्या का कोई प्रभाव हो तो वैसा प्रश्न भी आप बना लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बेटा औसत में और कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है प्राकृतिक संख्याओं का औसत या प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित औसत। इसको समझते हैं, प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित औसत के प्रश्न। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित औसत के प्रश्न आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए कि n विषम संख्याओं के औसत क्या होंगे ना, n विषम संख्या इस तरह से बढ़ता हुआ अगर n तक जा रहा है तो उसका औसत क्या होगा, या फिर n सम संख्याओं के, है ना, प्रथम n, बेटा एक्चुअली क्या है, सभी संख्याएं प्रथम n है, के औसत क्या होंगे। तो यहां पे देखिएगा बेटा, इसका बेसिक फॉर्मूला हो जाता है, आप देखिए n+1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि प्रथम पद और अंतिम पद बटा 2। ये सारे की सारी आप देखिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है सब AP के फॉर्म में, समानांतर श्रेणी के फॉर्म में, जहां पे 2 लगातार पदों का अंतर समान है। यहाँ बेसिक फॉर्मूला आपका लगता है n+1/2। ठीक है, इस पे आते हैं विषम संख्या में, अगर आपको औसत निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है n, इसका फॉर्मूला हो जाता है n+1। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसे देख लीजिए, इस पे कुछ बेसिक से प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तो सिंपल है बेटा, आपने अभी फॉर्मूला देखा कि n+1 डिवाइडेड बाय 2, या फिर आप इसी को कह सकते हैं कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। 21/2 करेंगे आप, आपको क्या मिलेगा, 10.5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 30 सम संख्याओं का औसत, सम यानी कि इवन, विषम यानी कि ऑड। इवन संख्या जो है ऑड संख्या से अक्षरों में, अंग्रेजी अक्षरों में 1 अधिक होती है। इस तरह से याद रखिएगा, जब इवन में आपको औसत निकालना हो
इवन में आपको औसत निकालना हो तो औसत होता है n+1, एक अक्षर ज्यादा। ठीक है, जैसे यहाँ 30 है तो 31 इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, और अगर विषम संख्याओं में निकालना है तो मात्र जो है, जैसे अंग्रेजी अक्षर ऑड होता है, इवन एक अक्षर ज्यादा था, आपका यहाँ एवरेज हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पदों की संख्या जो कि n है, 20। ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये तो बेटा प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न तो काफी सरल है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि वर्गों का औसत भी अगर आपसे पूछता है, सपोज कि प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत आप बताइए, तो इसे भी आप फॉर्मूले से बहुत आसानी से बता सकते हैं। किस प्रकार से? इसका फॉर्मूला हो जाता है n+1 2n+1 बटे में 6। हल करके देखिएगा, वीडियो को यहीं पे पॉज करके रोक के आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या उत्तर मिल रहा है आपको, इसको देखिए। तो बेसिक फॉर्मूला में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कमेंट कीजिएगा क्या आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि दो पदों के बीच अंतर समान हो, यानी कि समानांतर श्रेणी में अगर प्रश्न हो, जैसा कि आपने देखा प्राकृतिक संख्याओं की श्रृंखला में भी समानांतर श्रेणी था, तो ऐसी परिस्थिति में आपको कुछ नहीं करना है, आपका उत्तर हो जाएगा पहला पद धन अंतिम पद बटे में 2। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो साधारणतः आप देख सकते हैं कि 4-4 का अंतर है सभी में, तो 4 और 80 को जोड़ेंगे तो 84/2 आएगा। 84/2 आपका क्या उत्तर हो जाता है? 42। तो 42 आपका उत्तर हो गया बेटा। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न तो आप हल कर लेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, एक अलग तरह का प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। यदि पुराने दिए गए समूह में यानी पूर्व समूह में नए समूह का जुड़ना या छोड़ना, इस प्रकार से जानकारी आपके सामने हो तो कैसे प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, मैंने कहा कि नए समूह का जुड़ना, ये बेटा इसको हम वेटेड एवरेज से कैलकुलेट करते हैं, या फिर आप कह सकते हैं इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। देखिए MA+NB बटे में M+N। जब यहां पे नए समूह का जुड़ना होगा तब यहां फॉर्मूला में प्लस हो जाएगा, है ना, और वहीं पूर्व समूह के कुछ लोगों का या कुछ व्यक्तियों का छोड़ना होगा तो फॉर्मूला हो जाता है, ध्यान से देखिएगा बेटा, A = MA-NB बटे में M-N। क्लियर? तो यहां देखने वाली बात है, समझने वाली बात है कि लोगों का अगर एंट्री होगा तो प्लस होगा, अगर एग्जिट होगा तो माइनस होगा। अब यहां पे A क्या है? ये नया औसत हो जाएगा। अब बेटा ये देखिए, ये A जो है ये पूर्व औसत है, B जो है नए समूह का औसत है, और M पूर्व समूह की संख्या है। नोट करते जाएंगे बेटा, समझते जाएंगे। इसके पश्चात N जो है नए समूह की संख्या। देखिए बेटा, यह भी हो सकता है कि नए समूह में एक ही व्यक्ति हो, है ना, नए समूह में एक ही व्यक्ति हो, तो एक व्यक्ति की जो भी संख्या होगी वही, है ना,
उसी के साथ उसका अगर वजन होता है तो वजन को ही औसत माना जाएगा। मान लीजिए एक ही व्यक्ति है 35 किलोग्राम का है, तो 35 ही उसका औसत हो गया। अब यहाँ पे प्रश्न में आते हैं, इसको प्रश्न में प्रयोग करते हैं। 10 दोस्तों के किसी समूह में औसत आयु 15 वर्ष है। एक नया दोस्त शामिल होता है और उनका औसत आयु बढ़कर 16 हो जाता है। तो नया औसत 16 हो गया, पुराना औसत 10 था, तो मैंने 10 लिख दिया है। ठीक है, MA, यानी यहाँ पे अब देखिए 10 दोस्त है तो M की संख्या 10 हो गई बेटा, और उनका औसत क्या हो गया, 15 हो गया, तो ये MA हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे नया दोस्त जो है शामिल हो रहा है तो प्लस हो गया। अब नया दोस्त तो एक ही व्यक्ति है तो 1 लिख दिए। अब उसके बाद नए दोस्त का आयु क्या होगा इसकी जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे NB लिख दिए। ठीक है, सेम फॉर्मूले में। अब उसके बाद M + N करेंगे तो 10 + 1 हो जाएगा। तो 11 और 16 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 बराबर 150 + B, यानी B बराबर 26। देखिए बेटा, ये तो हो गया कन्वेंशनल अप्रोच। अगर आप चाहें तो शॉर्ट अप्रोच भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एक लॉजिक आपको यहाँ पे बिल्डअप करना होगा। लॉजिक क्या है समझिएगा, कैसे शॉर्ट अप्रोच अप्लाई होता है। जैसे कि 10 दोस्त हैं, आप प्रैक्टिकली समझिए कि आप जहां पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, वहां पे 10 दोस्त हैं। ठीक है, और औसतन आयु अगर 15 वर्ष है। आपके घर के दरवाजे से एक दोस्त अंदर आता है, उसके आते ही 10 आप लोग, एक वो दोस्त, यानी कुल मिला के 11 लोगों का औसतन आयु जो है आप देखिएगा 15 से 16 होना, यानी 1-1 वर्ष बढ़ जाना, है ना। 15 से 16 का अंतर 1 वर्ष का है, तो 1-1 वर्ष बढ़ जाना। तो 11 व्यक्तियों का अगर 1-1 वर्ष बढ़ जाएगा तो पुराने औसत से कुल मिलाकर 11 बढ़ जाएगा, 11 संख्या बढ़ जाएगा। तो 15 और 11 को आप जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको वैल्यू, 26 मिलेगा। तो 26 जो है आंसर हो जाता है, अगर आप शॉर्ट अप्रोच से भी देखें। तो इस तरह से बेटा प्रश्नों को समझना भी है, उत्तर भी देना है। ठीक है, अब देखिए बेटा एक अलग तरह का प्रश्न देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। इसमें ये गलत आंकड़ों पर आधारित प्रश्न है, जो हमारे PYQ में भी आया है, गलत आंकड़ों पर आधारित। इसमें क्या होता है, आप देखिए 2019 का प्रश्न है। 100 विद्यार्थियों का औसत अंक 40 है। बाद में यह पाया गया कि एक विद्यार्थी का अंक जो था 53 था, जिसे भूल से 83 पढ़ लिया गया। अब भूल से अगर आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो औसत तो बढ़ जाएगा, यानी कि गलती हो रही है तो औसत बढ़ जाएगा। तो संशोधित औसत अंक कितना है, अगर संशोधन किया गया, रेक्टिफाई किया गया मिस्टेक को, तो औसत अंक कितना होगा। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले एक तरफ आप लिखिए सही, एक तरफ लिखिए गलत। सही अंक कितना है, 83 है, गलत अंक 53। तो इनका अंतर कितना हो गया, 30, यानी 30 अंक जो था गलती से बढ़ा, और बढ़ने के पश्चात जो है 100 विद्यार्थियों में बंट गया। तो 100 विद्यार्थियों में अगर 30 अंक को बांटेंगे तो औसतन आपने प्रति विद्यार्थी कितने अंक बांटे हैं। ठीक है, औसतन आपने प्रति विद्यार्थी कितने अंक बांटे हैं, तो 0.3, यानी 0.3 जो है आपने अतिरिक्त दे दिए। 100 विद्यार्थियों में अगर 30 अंक आप बांटेंगे बेटा, 30/100 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 0.3। ठीक है, तो 0.3 आपने अतिरिक्त दे दिए। तो आप 40 में से 0.3 को घटा लीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा 39.7। यह आपका उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा औसत में इस तरह के प्रश्नों को आपको हल करने होंगे। और देखते हैं, औसत में आप ये भी पाएंगे कि कुछ जो प्रश्न होते हैं वो अनुपात से संबंधित भी होते हैं। जैसे ये प्रश्न, तापमान पर आधारित प्रश्न। तापमान पर आधारित प्रश्नों में प्रथम 4 दिनों के बारे में जानकारी होती है, अंतिम 4 दिनों के बारे में जानकारी होती है, पूरे सप्ताह की जानकारी होती है। प्रथम 4 दिनों का योग निकाल लीजिए, अंतिम 4 दिनों का योग निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए तो कुल 8 दिनों का योग आएगा। और सप्ताह का जो योग आ रहा है, उन 8 दिनों के योग से सप्ताह का योग घटा लेंगे तो जो मध्य वैल्यू है ना, मध्य वैल्यू क्या होगी, बृहस्पतिवार अगर होगा तो बृहस्पतिवार का तापमान निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिए आप, है ना। ये प्रश्न देखिए स्क्रीन पे, पहले 4 दिन का औसत 0.4 है, तो 4 से 0.4 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1.6 वैल्यू मिलेगा। 1.6 ये आ गया,
और 6 दिनों का औसत अगर 0.5 है, गुणा करेंगे 3.0 आएगा। क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि योग बराबर n गुणा एवरेज होता है, तो यहां से 3 मिलेगा। 3 से 1.6 अगर आप घटा लेंगे तो अंतिम 2 दिनों का तापमान मिलेगा, जो कि 4 और 3 के अनुपात में। अंतिम 2 दिनों का यानी 5वां दिन और 6ठा दिन, इनका जो औसत है वो 4 और 3 के अनुपात में है। इसे हम 4x 3x लिखे, कुल मिला के 7x हो जाता है। और घटाने पे जो वैल्यू आ रही है वो इनका ही तो योग है, 1.4, तो x की वैल्यू 0.2 हो जाएगी। 0.2 को पुट करेंगे अगर आप 4x और 3x में, तो 4x में पुट करेंगे तो यहाँ 0.8 मिलेगा, यहाँ 0.6 मिलेगा। तो जैसा भी आपको सवाल किया गया है, अगर मान लीजिए 5वें दिन का पूछा है तो 0.8 उत्तर हो जाएगा, 6ठे दिन का पूछा है 0.6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब इस प्रश्न के बाद इस प्रश्न को देखिए, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूं। 9 व्यक्तियों का औसत दिया, 9 से 50 का गुणा कीजिए 450, 5 से 45 का गुणा करेंगे 225। देखिए जैसे तापमान पर आधारित प्रश्न होता है ना, वैसे ही प्रश्न है। यहाँ 450 होगा, 45 गुणा 5 करेंगे 225, और 55 गुणा 5 करेंगे 375। 225 375 कितना हो गया? 225 375 हो गया 600। 600 में से आप घटाएंगे 450 तो 150 बचता है, तो 150 बचता है यहाँ पे। अब देखिए जैसे फिर से देखिएगा, 9 से 50 का गुणा 450, और 5 और 45 का गुणा 225, और यहाँ पे अंतिम 5 और 55 का गुणा, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे 275 हो गया, 375 कह दिए थे गलती से। 275 और 225 कितना हो गया? 500 हो गया। 500 और 450 घटा देंगे तो 50 आपको उत्तर। तो देखिए बेटा, मेंटली आपको प्रिपेयर्ड रहना है, लॉजिकल क्वेश्चंस आएंगे, और अगर इस तरह से कैलकुलेटिव आएंगे तो ज्यादा मतलब डिटेलिंग नहीं होगी, ज्यादा आपसे कैलकुलेशन नहीं मांगा जाएगा। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक देखते हैं अनुपात। अगर हम अनुपात समानुपात की बात करते हैं, देखिए समानुपात पे पीवाईक्यूज आप देखेंगे तो लगभग ना के बराबर प्रश्न है, लेकिन अनुपात पे कुछ वर्ष पहले जो है प्रश्न आए थे। और अनुपात एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शॉर्ट ट्रिक अप्रोच में बहुत ज्यादा अप्लाइड होता है। अनुपात का प्रयोग दूसरे टॉपिक्स में भी बहुत होता है, जैसे समय चाल दूरी पे हो सकता है, 2 अलग अलग वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा सकता है ना, एलसीएम एचसीएफ में हो सकता है। तो अनुपात एक तरीके से कहीं भी प्रयोग में आ सकता है। ठीक है। और औसत और अनुपात का कॉमन आप पूछेंगे टॉपिक क्या है, तो डीआई में भी पूछा जा सकता है कि नहीं, कि विभिन्न अगर मान लीजिए कि जानकारियां हैं, उसमें कंपैरिजन ग्राफ होगा, उसमें अनुपात पूछा जा सकता है, या फिर औसत पूछा जा सकता है। अनुपात का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक मात्राओं के बीच तुलना, है ना, 2 या 2 से अधिक मात्राओं के बीच में तुलना। यदि 2 अलग अलग मात्राएं हैं ए और बी, इनके बीच जो सरल रूप में कहने का मतलब है, अगर सपोज कीजिए कि ए और बी 2 विद्यार्थी हैं, ए को 60 अंक प्राप्त हुए, बी को 40 हुए, तो इनके बीच जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 3 और 2 का अनुपात। तो यहां पे गौर कीजिएगा, जब हम अनुपात प्राप्त करते हैं तो हम दिए गए अनुपातिक वैल्यू में एचसीएफ से उसको कट करते हैं, यानी कि सबसे बड़े भाजक से उसको भाग देते हैं, तब जाके हमें सबसे सरल रूप प्राप्त होता है। यानी 2 या 2 से अधिक मात्राओं के बीच तुलना और सरल रूप में उनका जो है व्यवस्थित रूप जो है अनुपात कहलाता है। अगर हम समानुपात की बात करेंगे तो समानुपात जो है 2 अनुपातों के बीच में, सपोज 2 अनुपात है, ए और बी के बीच अनुपात और सी और डी के बीच अनुपात, इनके बीच जो बराबर का चिन्ह होता है या बराबर अनुपात का होना समानुपात होता है। ठीक है। और समानुपात में देखिए इनको एक्सट्रीम्स कहा जाता है, किनारे को, और बीच में ये हो गया मीन्स। तो ए गुणा डी यानी ए डी बराबर बी सी समानुपात का फॉर्मूला होता है। और मुख्यतः अनुपात में आप देखेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुपात के प्रयोग या अनुपात के अनुप्रयोग देखेंगे कि किस टॉपिक में अनुपात अधिकतर पूछा जाता है या अप्लाइड किया जाता है। अगर आप अनुपात अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको आयु से संबंधित प्रश्न हल करने में आसानी होगी, साझेदारी के प्रश्न हल करने में आसानी होगी, जो कि हम आगे के एपिसोड्स में लेकर आएंगे। इसके बाद मिश्रण के प्रश्न हल करने में आपको आसानी होगी,
है ना। अनुपात का प्रयोग बेटा, अनुपात का प्रयोग आयु के प्रश्न में, साझेदारी के प्रश्न में, मिश्रण के प्रश्न में, या आप कह सकते हैं एलिगेशन के अप्रोच में, इन तरह के प्रश्नों में काफी देखा जाता है। अब अनुपात को अंदर से अगर देखें डिटेलिंग में कि अनुपात के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले आपको सरल अनुपात पढ़ना है या सरल रूप पढ़ना है अनुपात का। सरल अनुपात के अंतर्गत आपके पास दो मात्राओं के बीच में जैसे ए और बी के बीच में अनुपात दिया जाएगा और बी और सी के बीच में अनुपात दिया जाएगा। तो यहां पे जो भी कॉमन है उसको आपको बराबर बनाना है, और बराबर बनाने में, इस ऑपरेशन को करने में जो भी प्रक्रिया लग रही है ना, जो भी प्रक्रिया हो रही है उसको अप्लाई करना है। उदाहरण देते हैं, देखिए जैसे ये प्रश्न है, ए और बी का अनुपात दिया है 2 और 3, इसके बाद बी और सी का अनुपात दिया है 1:2, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें जवाब दीजिए ए, बी और सी का अनुपात क्या होगा। ए और बी का अनुपात 2:3 है, बी और सी का अनुपात 1:2 है। आप सर्वप्रथम ये समझिए कि बी के दो अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकते, तो बी के वैल्यू को समान बनाने के लिए यहां भी 3 का गुणा कर दीजिए, और अनुपात को बैलेंस रखने के लिए यहां भी आपको 3 का गुणा करना होगा। क्लियर है? अब देखिए यहां पे अनुपात क्या बन जाएगा, यहां से 2, ये 3, ये 6, ये हो जाएगा इसका अनुपात। ठीक है, इस तरह से बेटा ये तो खैर बहुत सिंपल था। इसके बाद अगला एक प्रश्न देखिए, जब इस तरह से रेसिप्रोकल में वैल्यू दी जाएगी तो आपको कैसे हल करना है। देखिए ए, बी और सी का अनुपात आपको अगर निकालना है, यहां पे 1/4, 1/5 और 1/6 के रूप में वैल्यू दी गई है। अब 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 का कोई भी एक समान गुणज ले लीजिए या एलसीएम ले लीजिए, या फिर उससे भी बेहतर होगा कि आप एक बात समझिए, इसको आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इस तरह से अगर आपको अनुपात मिलता है तो इसका सरल रूप क्या होगा कि आप यहां पे 4 को छोड़कर इन दोनों का गुणा कीजिए और नीचे लिखिए 30। 5 और 6 का गुणा 30 हो गया। जब आप यहां वैल्यू लिखने जाएंगे तो 5 को छोड़ के इन दोनों का गुणा कीजिए, 24 हो गया। जब इसके है ना उपलक्ष्य में नंबर लिखेंगे तो इन दोनों का गुणा करें, 20 हो गया। अब इसको सरल रूप में लिख दीजिए। जब आप इसे 2 से विभाजित करेंगे तो 15, 12 और 10 आपको प्राप्त होगा, और यही इसका सरल रूप अनुपात में मिल जाएगा। अब बेटा जितना ये आसान लग रहा है, इस पे प्रश्न भी आया हुआ है, उसको देखते हैं। देखिए 2020 का प्रश्न है, इसको हल कीजिएगा। 2500 की एक धनराशि को एक्स, वाई और जेड में 1/2, 3/4 और 5/6 के अनुपात में वितरित किया जाना है। देखिए एक्स, वाई, जेड, 1/2, 3/4, 5/6, और आगे पूछता है कि अधिकतम अंश और न्यूनतम अंश के बीच अंतर क्या होगा। सबसे पहले इसको सरल रूप में लिखिए। कैसे लिखेंगे? 2, 4 और 6 का समान गुणज क्या होता है? 12। आप 12 का गुणा कर दीजिए न्यूमरेटर में, इससे आपको यह जानकारी मिलेगी कि ये हो गया 2 छके 12, ये हो गया 9 और ये हो गया 10। यानी कि इन तीनों के बीच जो राशि है, जो हिस्सेदारी है, उसका अनुपात है 6, 9 और 10। 6, 9 और 10 को अब 6x, 9x और 10x लिख सकते हैं। तो ये 15, 10, 25x हो जाएगा, और 25x बराबर होगा 2500 के। यानी x का मान क्या हो जाएगा? x का मान हो जाएगा 100। ओके, अब बात समझिएगा। अधिकतम अंश 10x, न्यूनतम अंश 6x, इनके बीच का जो अंतर होगा वो 4x। x की वैल्यू 100 है तो 4x की वैल्यू 400।
ये उत्तर हो गया। देखिए एग्जाम में आया क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए बेटा हिस्सेदारी का प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा भिन्न प्रश्न है। वीडियो को रोक के आप ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। 170 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, 170 को 3 भागों में प्रकार बांटा जाता है कि प्रथम भाग द्वितीय भाग से 10 अधिक है और प्रथम भाग और तीसरे भाग का अनुपात 2:5 है। प्रथम भाग और तीसरे भाग का अनुपात अगर 2:5 है तो इसे 2x और 5x मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद और प्रथम भाग द्वितीय भाग से 10 अधिक है तो इसे आप 2x - 10 मान सकते हैं। और इन तीनों का योग तो 170 के बराबर है, प्रश्न में दिया है, क्योंकि 170 को ही तो 3 भागों में बांटना है। तो यहां पे यदि आप इनको आपस में जोड़ेंगे, ये बराबर होगा 170 के, तो जोड़ने पे आपको मिलेगा 9x बराबर 180, x बराबर 20। यदि x बराबर 20 होगा, 20 का गुणा करेंगे तो पहला भाग क्या मिलेगा, 40 मिलेगा। दूसरा भाग क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। तीसरा भाग क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। और प्रश्न में पूछा प्रथम भाग तो 40 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ऐसे प्रश्नों का हल कर सकते हैं। अगर PYQ में हम लोग देखें बेटा, तो देखिए अनुपात से संबंधित बात करेंगे तो आय व्यय पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आय व्यय पर आधारित प्रश्नों को किस तरह से हल करना है, एक पुराना अनुपात या फिर आप कह सकते हैं आय का अनुपात आपके पास होगा और कुछ परिस्थिति के बाद व्यय का अनुपात ये बन जाएगा, ठीक है। आय और व्यय के बीच जो परिस्थितियां बदलती है वो बचत को लेकर होती है। अब बात समझिएगा। अब देखिए आय का अनुपात 8 और 11 है। राम और श्याम, जैसा कि प्रश्न में लिखा है, इनके बीच आय का अनुपात है 8 और 11, जिसे मैं 8x और 11x लिख सकता हूं, ठीक है बेटा, क्लियर है। अब आय में से यदि आप बचत को घटा ले, दोनों ही 500 रुपए का बचत कर रहे हैं, 500 रुपए घटा दे, तो आप यह पाएंगे कि यदि आय में से बचत को आप घटा रहे हैं तो आपको व्यय का अनुपात मिल रहा है। देखिए बेटा व्यय का अनुपात हमेशा राइट हैंड साइड में लिखिएगा तो आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। तो व्यय का अनुपात हो जाएगा 7/10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 80x - 5000 बराबर 77x - 3500। एक बात समझिएगा कि समीकरण बनाने से आपके बहुत से प्रश्न बहुत आसानी से बनते हैं। शॉर्ट ट्रिक हमेशा काम नहीं आएगा बेटा। गवर्नमेंट एग्जाम, वनडे एग्जाम जैसे प्रश्न नहीं होंगे यहाँ पे, यहाँ लॉजिकल प्रश्न होंगे। तो आपको अपने बेस को मजबूती से पकड़ के रखना है और जो आपने बचपन में पढ़ाई की है उसको ही आपको पॉलिश करना है, बात समझिए, ठीक है। तो आपको शॉर्ट ट्रिक पे ही पूरी तरीके से आपको डिपेंडेंट नहीं होना है। तो ये 3x हो जाएगा और उस तरफ जाएगा तो ये 1500, तो x का वैल्यू हो गया 500। x का वैल्यू 500 हुआ तो यहां पे पूछा है कि राम का आय क्या है, तो ये राम का आय है, 500 से गुणा करेंगे 4000 आपका उत्तर। अगर शॉर्ट अप्रोच से अगर आप बनाना भी चाहते तो ऐसा नहीं बनता, बन जाता। देखिए 8 और 11 का आय का अनुपात है, व्यय का अनुपात है 7 और 10 का, इनके बीच अंतर 1-1 का आ रहा है, ठीक है। एक बराबर क्या है, 500 है, तो 500 का गुणा करें 8 से तो 4000। जैसे ये राम है, ये श्याम है, आपको 4000 में। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है अपने कन्वेंशनल अप्रोच को ही ज्यादा पॉलिश करें और लॉजिकल क्वेश्चन समझे, ठीक है। देखिए ये देखिए आपके सामने 2 क्वेश्चन है PYQ के, इसको बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। आप शॉर्ट ट्रिक से चाहते हैं तो शॉर्ट ट्रिक से हल कर लेते हैं और लॉन्ग अप्रोच से चाहे लॉन्ग अप्रोच से। जैसे ये पीटर और पॉल, 4x/3x इनके आय का अनुपात हो गया, 600 का बचत करते हैं -600, 6000 -6000, नया अनुपात बन गया 3/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x - 12,000, 9x - 18,000। देखिए बेटा इस तरह से आप हल कर सकते हैं। x को उस तरफ भेजिए तो 1x हो जाएगा और यहाँ पे 6000, 1x की वैल्यू 6000 आ गई, तो ये हो गया आपका 24,000 और 18,000। शॉर्ट ट्रिक से देखते हैं इसको, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से अप्लाई करना चाहते हैं तो
देखिए आय का अनुपात 4x और 3x आपने लिख दिया, ठीक है, ये आय का अनुपात है। किनके आय का अनुपात है? पीटर और पॉल। व्यय का अनुपात 3x 2x है। जब आप इस तरह से आयु से संबंधित प्रश्नों में इसी तरह से शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, सॉल्व कर रहे हो, तो आप एक बात गौर कीजिए कि इनके बीच जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। नहीं होने से इनके अंतर का इससे गुणा और इनके अंतर का इससे गुणा करते हैं। यदि ये बराबर है दोनों में तो आपका प्रश्न काफी आसान हो गया। ये 1x है और आय और व्यय का ही अंतर बचत होता है जो कि 6000 के बराबर है। दोनों बराबर ही थे तो 1x बराबर 6000 हो गया। तो 6000 की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ 24000 और यहाँ पे 18000। इसको नोट कर लिए, है ना। इसी तरह से एक और प्रश्न आया बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए ये भी बहुत आसानी से सेम डाटे पे आया बेटा, सेम डाटा था, 2017 में ये पूछा गया, ठीक है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है पीवाईक्यू में, पीवाईक्यू में बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इस प्रश्न को हल करते समय आपको ये समझ आएगा कि औसत और अनुपात कैसे संबंधित है। देखिए इस प्रश्न को वीडियो रोक के आप ट्राई कीजिएगा हल करने के लिए। इस प्रश्न में एक विद्यार्थी 6 प्रश्न पत्र में बैठता है। इसमें बेटा ये हमको बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है, और ये भी बात नहीं मालूम है कि एक पेपर का क्या नंबर होगा, मैक्सिमम नंबर, टोटल मैक्सिमम मार्क्स भी नहीं और एक पेपर का भी नहीं। और बच्चा जो अंक लाया है वो 5, 6, 7, 8 और 9, 10 के अंदर 10 नंबर का पेपर नहीं है, ये अनुपात में उसके प्राप्त अंक है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। जो अंक उसने प्राप्त किए वो कितने प्रतिशत है? 60% है। अब प्रश्न को समझिए, कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए? वो लाया भी 60% और पूछ रहा है कि 60% से कम कितने पेपर में लाया है। लाया भी 60% और कितने पेपर में 60% से कम लाया। कैसे हल करेंगे? जैसे कि उसने सपोज ये 6 पेपर है, 1 2 3 4 5 और ये 6, और हम ये मान के चलते हैं कि उसने पहले पेपर में 5, दूसरे में 6, तीसरे में 7, चौथे में 8 और पांचवे में 9 और छठे में 10 लाया होगा। तो इसका मतलब यह है कि उसने कुल मिला के 45 अंक लाया, और 45 अंक 60% है। 45 अंक 60% है, और आपसे पूछा जा रहा है कि 60% से कम प्राप्तांक उसने कितने विषय में लाया। तो एक काम करते हैं ना, हम 45 का औसत निकाल लेते हैं। 45 का हम अगर औसत निकालेंगे तो हमें प्राप्त होगा 45/6 करने से 7.5, यानी कि उसने औसतन 7.5 अंक प्राप्त किए, जो कि 60% हुआ, क्योंकि उसने 60% तो प्राप्त किए। देखिए बेटा क्या लॉजिक है इस प्रश्न में। बनाने वाला जो है 15 मिनट में ना बना पाए, और लॉजिक को समझने वाला 5 मिनट में या 2 मिनट में या 1 मिनट में तुरंत समझ के बना सकता है, ठीक है। तो 7.5 तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि औसत हो गया, यानी कि 60% के बराबर। जितने प्रश्न पत्रों में उसने 7.5 से कम अंक लाए हैं वही जो है 60% से कम, जैसा कि प्रश्न की मांग है, वो उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 उसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से लॉजिकली आपको समझना है प्रश्न। एक मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। अगले एपिसोड में मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।